नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नंदनी आईएएस में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने अंतिम प्रहार की सीरीज स्टार्ट की थी। वहां पर हमने 9 तो पूरे मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए है। 10वां मॉडल पेपर आज इस क्लास में करने जा रहे हैं हम। तो ये इसमें हमारा पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। लगाइए सभी जल्दी से फास्ट। पहला प्रश्न आप सभी के सामने रखा है। क्या बोल रहा है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सीबीआई को इसकी विधिक सत्ता दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त होती है। सीबीआई को स्वतंत्र वैधानिक दर्जा प्राप्त है और यह सीधे गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। राज्य कैडर के अधिकारियों को सीबीआई में प्रतिनियुक्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक है। भारत में आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच के लिए सीबीआई एजेंसी प्रमुख है। बताइए कौन सा कथन सही है? तो आपका यहाँ पर डी यानी कि 1 और 3 सही है, याद रखिएगा। लगाइए अगला प्रश्न द्वितीय, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी परिषद के बारे में कथनों पर विचार करें। संविधान प्रधानमंत्री को औपचारिक आदेश के माध्यम से जीएसटी परिषद गठित करने का अधिकार देता है। संघीय राजस्व सचिव जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य कर सकते हैं। जीएसटी परिषद की बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों की 2/3 संख्या है। बताइए कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही दिया गया है? तो यह जो है आपका डी यानी कि 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। असत्य पूछा था, सही नहीं पूछा था, असत्य पूछा था। तो यहाँ पर ये गलत हुए। तो बोलो ये सही कैसे हो सकता है और प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? मतलब असत्य पूछा था, पहला और तीसरा असत्य है, याद रखिएगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, संयुक्त बैठक केवल साधारण या वित्तीय विधेयकों के लिए बुलाई जा सकती है, न कि मनी बिल या संविधान संशोधन विधेयकों के लिए। दूसरा, यदि विवादित विधेयक लोकसभा के भंग होने के कारण समाप्त हो गया है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। बताए कौन सा कथन यहाँ सही दिया गया है आपका? तो यह है आपका सी यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। चौथा प्रश्न लगाए सभी, जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 और संबंधित न्यायिक सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1985 का जो एक्ट है, जजेस वाला प्रोटेक्शन एक्ट, केवल संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों जैसे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होता है। यह अधिनियम न्यायाधीशों को अब उनके न्यायिक कर्तव्य में किए गए कार्यों के लिए रक्षा प्रदान करता है, यदि वे कार्य सद्भावना के साथ किए गए हो। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सही है बताइए? तो यहाँ आपका मिलेगा बी यानी कि केवल 2। आइए आगे देखते हैं हम 5वां प्रश्न, भारत में न्यायाधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 323A सेवा मामलों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना करता है और इस प्रकार के न्यायाधिकरण बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को होता है। दूसरा, अनुच्छेद 323B सेवा मामलों के अलावा अन्य विषयों से संबंधित न्यायाधिकरणों की स्थापना की अनुमति देता है और संघ और राज्य दोनों स्तरों पर न्यायाधिकरण बनाने की व्यवस्था करता है। बताए कौन सा यहाँ जो कथन है वह सही है? तो सी यानी कि दोनों कथन सही है। 6 प्रश्न लगाए जल्दी, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की अनुमति देता है, वह भी युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के वास्तविक प्रकोप से पहले। दूसरा, 356 को लागू किया जाता है जो अनुच्छेद 355 के तहत संघ को सौंपे गए कर्तव्य पर आधारित है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करें। अनुच्छेद 365, यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का दायित्व होता है। तो यहाँ आपका मिलेगा बी यानी कि 2 और 3 सही हैं। लगाइए 7th,
भारतीय संविधान के न्यायाधिकरणों से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में विचार करें। अनुच्छेद 323 ए के तहत केवल प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाए जा सकते हैं जो केवल सार्वजनिक सेवा कर्मचारियों से सेवा संबंधी मामलों तक सीमित हैं। ये न्यायाधिकरण सेवा संसद द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं, न कि राज्य विधानसभाओं के द्वारा। अनुच्छेद 323 बी के तहत व्यापक विषयों जैसे कराधान, भूमि सुधार, औद्योगिक विवाद, चुनाव आदि के लिए न्यायाधिकरण बनाए जा सकते हैं। ये न्यायाधिकरण केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर स्थापित किए जा सकते हैं और इन्हें संसद या राज्य विधानसभा में कोई भी स्थापित कर सकता है। बताइए कौन सा यहाँ सही है। प्रश्न में ऐसा लगता है कुछ त्रुटि है। हाँ, त्रुटि है यहाँ पर। ए सही है। ए में क्या बोला था भैया, यहाँ तो कुछ गड़बड़ी है, विकल्प ही नहीं दिया गया। मुझे 323 ए, ये प्रश्न पूरा उल्टा दे दिया, इसका सॉल्यूशन भी उल्टा कर दिया इन्होंने, उल्टा कर दिया, क्षमा कीजिए, इसको सही करवाएंगे। 7 वाला गलत है, ठीक है, 7 वाला गलत है। आइए 8वां प्रश्न, भारतीय संविधान में विधायी और कार्यकारी शक्तियों के वितरण के संदर्भ में विचार कीजिए। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य अनुच्छेद 252 के तहत संसद से अनुरोध करते हैं कि तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संविधान संसद को संघ सूची में आने वाले विषयों पर किसी राज्य विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करने की अनुमति देता है। कौन सा कथन सही दिया गया है, तो यह आपका ए यानी कि पहला सही दिया गया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, 9वां वाला प्रश्न को लगाते हैं। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर वारंट की बात हो, सरकारी सेवा में सिविल सर्वेंट की वरिष्ठता तय करना, संवैधानिक पदों के उत्तराधिकार यानी सेक्शंस का निर्धारण करना, राज्य और औपचारिक समारोह में गणमान्य व्यक्तियों के लिए आधिकारिक रैंक का निर्धारण करना। और तो यहाँ पर सी विकल्प परफेक्ट है, याद रखिएगा। 10वां, भारतीय संविधान के प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में उल्लेखित न्याय की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अति प्रतिशोधात्मक न्याय जो गलत कामों के लिए दंड देने का पर केंद्रित है, प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय का प्राथमिक रूप है। क्या ऐसा है। दूसरा, वितरणात्मक न्याय जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव है यानी कि वितरित कर रहे हैं, जो संसाधन और अवसरों के उचित वितरण पर जोर देता है, प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा में के सबसे निकट है। बताएं कौन सा कथन सही है दोनों में से। एक तो है प्रतिशोधात्मक और एक है वितरणात्मक। तो यहाँ पर आपका बी दूसरा सही है, याद रखिएगा। हमारी इंडियन प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो उद्देश्य क्या है उसके अकॉर्डिंग। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है एनबीए के संदर्भ में विचार करना है। एनबीए की स्थापना 2003 में जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत भारत में जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एनबीए नागोया प्रोटोकॉल के अनुसार जैविक संसाधनों से संबंधित लाभों के न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित करता है। बताइए कौन सा कथन सही है, तो आपका सी यानी कि दोनों कथन सही हैं। 12वां लगाइए, भारत में हाल ही में जोड़े गए रामसर स्थलों के संदर्भ विचार करें। तमिलनाडु का सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य केंद्रीय एशियाई प्रवासी मार्ग के साथ स्थित है और कई आवासीय एवं प्रवासी जल पक्षी प्रजातियों के लिए प्रजनन स्थल के रूप में कार्य कर सकता है। थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य जल पक्षी प्रजनन और भोजन के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही यह जलवायु नियंत्रण और भूजल पुनर्भरण में भी अहम भूमिका निभाता है। झारखंड का उधवा झील, जिनका नाम महाभारत के एक पात्र पर रखा गया है, राज्य का पहला रामसर स्थल है, जो कि इसमें दो जुड़े हुए जल निकाय शामिल है। मतलब जो जल है दो अलग अलग है, उन दोनों को जोड़ रखा है बस। सिक्किम की खेचियो पालरी झील
बौद्ध और हिंदू दोनों के लिए पवित्र मानी जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि इसकी शांति जलधारा इच्छाओं को पूरी करती हैं और जो हरे भरे जंगलों और प्राचीन कथाओं से घिरी हुई हैं। बताइए कौन सा कथन यहाँ सही दिया गया है। तो यह आपका डी 1 2 3 4 चारों चाहिए। चारों में आपस में इनकी जो अभ्यारण्य झीलें जो रामसर स्थल है उनकी विशेषता दी गई है। 13वां प्रश्न लगाइए। अफ्रीकी और एशियाई हाथियों के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अफ्रीकी हाथी एशियाई हाथियों से बड़े होते हैं और अफ्रीकी सवान हाथी पृथ्वी पर सबसे बड़े स्थलीय जानवर हैं। दूसरा, एशियाई हाथियों में केवल नर के दांत हाथी दांत सामान्यतः प्रबल होते हैं, जबकि अफ्रीकी हाथियों में नर और मादा दोनों के दांत होते हैं। बताया कौन सा कथन यहाँ सही दिया गया है। तो सी सही है, परफेक्ट। लगाइए अगला प्रश्न। यूरेशियन ओटन और भारत में अन्य ओटन प्रजातियों के संदर्भ में विचार करें। यूरेशियन ओटर भारत में पाई जाने वाली एकमात्र ओटर प्रजाति है जो यह मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा यूरेशियन ओटर को नियर थ्रेड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसकी आबादी का जो आवास है वह विनाश, शिकार और प्रदूषण, जल प्रदूषण के कारण घटता चला जा रहा है। बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपका बी दूसरा सही है। यूरेशियन ओटर्न ही नहीं बल्कि यह 3 प्रकार की ओटर्न प्रजातियों में पाई जाती हैं, याद रखना। एक तो है यूरेशियन ओटर्न, एक है स्मूथ कोटेड ओटर्न और एक है एशियाई स्मॉल क्लाउड ओटर्न। ठीक है, 3 प्रजातियां इसकी। 15वां प्रश्न लगाइए। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत मान्यता मिली है? 10, 12, 15 और 18। जवाब दीजिए। यहाँ मिलेगा आपको बी 12। लगाइए अगला। कौन कौन से 12 चला, एक बार इनका नाम भी देख लीजिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। नीलगिरी यानी कि पहला शामिल किया गया था। मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नौकेग्रेक, पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानक कमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्था माला, खांगचेंड, जोंगा 2018 में शामिल, पन्ना मध्य प्रदेश सबसे हाल ही में शामिल किया गया, पन्ना को लेटेस्ट है। लगाइए 16वां प्रश्न। नागोया प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता सम्मेलन CBT तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तहत अपनाया गया था और 2014 में लागू हुआ। नागोया प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य जैव संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देना और साथ ही संसाधन प्रदान करने वाले देशों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लुप्त प्राय प्रजातियों पर कन्वेंशन नागोया प्रोटोकॉल से सीधे संबंधित हैं क्योंकि यह आनुवांशिक संसाधनों और लाभ वितरण से जुड़ा है। बताया कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपका ए 1 और 2 दोनों सही है। लगाइए अगला प्रश्न। जतिंगा असम में रहस्यमयी पक्षी घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जतिंगा पक्षी घटना सितंबर से नवंबर के बीच होती है जिसमें पक्षी कृत्रिम प्रकार की ओर उड़ते हैं और अक्सर संरचनाओं से टकराकर घायल या मृत हो जाते हैं। यह जो घटना है केवल प्रवासी पक्षियों को प्रभावित करती है जबकि स्थानीय प्रजातियां इससे प्रभावित नहीं होती हैं। विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांत बताते हैं कि पक्षी भारी कोहरे, ऊंचाई, मानसूनी हवाओं के कारण भ्रमित हो जाते हैं और या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में व्यवधान से प्रभावित हो सकते हैं। पक्षियों को रात में अचानक कृत्रिम प्रकाश की ओर उड़ना एक व्यवहारिक जो विसंगति है, क्यों मतलब रात में उड़ने की जो कृत्रिम प्रकाश में उड़ना उनके लिए व्यवहारिक विसंगति हो सकती है क्योंकि पक्षी सामान्यतः रात में प्रवास नहीं करते हैं और रात में अगर रोशनी रहेगी कृत्रिम रूप से तो वह हो सकती है विसंगति। तो यहाँ पर आपका सी केवल 3 कथन सही है, याद रखिएगा।
आगे देखिए 18वां प्रश्न। स्नो जो फंगस है यानी कि सफेद जेली मशरूम या सिल्वर ईयर मशरूम के संदर्भ में विचार कीजिए। स्नो फंगस का सेवन मुख्य रूप से त्वचा को हाइड्रेट करने, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है और पारंपरिक चीनी चिकित्सा TCM में इसे ऐतिहासिक रूप से इन लाभों के लिए महत्व दिया गया है। स्नो में पाए जाने वाले पॉलीसेकेराइड हाइल्यूरोनिक एसिड की तरह कार्य करते हैं जो नमी बनाए रखने, कोलेजन संश्लेषण में मदद करते हैं और तंत्रिका सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। तो यहां पर आपका सी दोनों सही है। 19वां प्रश्न लगाइए जल्दी सभी, फास्ट। हेरियोटा एविया एक प्रकार की चिमेरा है जो कि एक गहरे समुद्र में पाए जाने वाली मछली है और शार्क या किरण मछलियों से संबंधित है। रेस वाली स्वरेंस जो पिराना है, अमेजन नदी में जो बेसिन है वहाँ पाई जाने वाली मीठे पानी की प्रजाति है जिसका नाम द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के एक पात्र के नाम पर रखा गया है। बताए कौन सा कथन यहाँ पर सही है? यह जो है आपका 19वां में सी दोनों ही सही है, याद रखिएगा। लगाइए अगला प्रश्न 20वां। भारत में संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके आवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ब्राउन एंटलर्ड हिरण यानी कि संगाई केवल मणिपुर के केयुबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है जो कि लोकटक झील के किनारे स्थित है। नीलगिरी ताह पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति है और इसे एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जैसे स्थानों में संरक्षित किया गया है जहां यह केरल का राज्य पशु भी है। तीसरा, रेड ईयर जो ईयर्ड है स्लाइडर एक मूल भारतीय प्रजाति है और मुख्य रूप से जलीय जीव है जो पानी के किनारे पत्थरों और लकड़ी पर सूर्य स्नान करता है। बताया कौन सा कथन यहाँ सही दिया गया है? अच्छा, यहाँ कथन विकल्प भी पूरे नहीं दिए गए हैं क्या आपको? क्षमा कीजिए, बी यानी केवल 2 है तो कोई बात नहीं। अब देखिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, व्याख्या से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ विकल्प नहीं दिए तो विकल्प बनाने पड़ेंगे। पहला है ब्राउन और एंटलर जो डियर है, यह जो दोनों है जिसे संगाई के नाम से भी जाना जाता है और यह उपप्रजाति है, अंतसारी की उपप्रजाति है जो केवल केबुल लामजाओ या नामजाओ भी कहते हैं, इसको नामजाओ भी कहा जाता है, नामजाओ भी कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान के नाम में पाई जाती है, यह बात सही है। यह राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील के ऊपर स्थित है जो भारत के मणिपुर राज्य में एक अनोखी तैरती हुई पार्क है। इस पार्क का विशिष्ट तैरता हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है विशेषताओं में संगाई की जीवन रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यानी पहला सही हो रहा है। दूसरा, नीलगिरी टहर यह पश्चिमी घाटों की एंडेमिक केवल वहीं पाई जाने वाली प्रजाति है। यह प्रजाति एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जैसे स्थानों में संरक्षित है जो केवल केरल में स्थित है। नीलगिरी टहर यानी कि तमिलनाडु का राज्य पशु भी है और इसके स्थानीय जैव विविधता में इसका महत्व है। वहां पर क्या बोला गया? तमिलनाडु की बजाय केरल बोल दिया गया। रेड ईयर्ड स्लाइडर भारत की मूल प्रजाति नहीं है जबकि वहां कह दिया भारत की मूल प्रजाति है। समझ रहे हैं आप कथन कैसे गलत हो रहा है? यह प्रजाति संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग और मैक्सिको की मूल प्रजाति है। यह एक जलीय प्रजाति है लेकिन इसे भारत का मूल निवासी बताना गलत है। भारत में यह एक पर्यावरणीय रूप से आक्रामक प्रजाति बन गई है। रेड ईयर्ड स्लाइडर आमतौर पर लकड़ी और चट्टानों से पर सूर्य के सेंकते हुए देखती है, सूर्य की तरफ ऐसे देखती है, लेकिन इसकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है, याद रखना। ठीक है, इसकी व्याख्या करके बता लिया। अब यहाँ 2 विकल्प कौन से हो सकते हैं? कोई नहीं, और यहाँ बोले सभी, तो सभी नहीं होगा। यहाँ पर आपका केवल और केवल 2 सही है। ठीक है, बी विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न भी तैयार हुई। 21वां प्रश्न सभी पानी वानी पी के जल्दी लगाइए। 21वां प्रश्न सभी फास्ट। 21वां,
हाइपर इन्फ्लेशन और उसके आर्थिक परिणामों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो हाइपर इन्फ्लेशन के तत्काल प्रभावों में से एक वस्तुओं का जमाखोरी है, जिससे कृत्रिम कमी उत्पन्न होती है और मुद्रास्फीति और बढ़ जाती है, और इसके कारण जो है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होता है, मतलब अवमूल्यन हो रहा है, न कि अति मूल्यांकन। बताइए कौन सा सही है यहाँ पर? यहाँ पर सी दोनों ही कारण सही दिए गए। ठीक है, लगाइए अगला 22वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार प्राथमिक बाजार के संदर्भ में देखे गए। प्राथमिक बाजार प्रतिभूतियों के प्रथम बार जारी करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे संस्थाएं सीधे निवेशकों से पूंजी जुटा सकती हैं। एक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ कंपनी को पहली बार अपने शेयर जनता को बेचकर पूंजी जुटाने की अनुमति देता है और एक निजी कंपनी को सार्वजनिक सूचीबद्ध करने में कंपनी बनने में मदद करता है। बताएं कौन सा कथन यहाँ सही दिया गया है? तो यह है आपका सी, यानी कि दोनों कथन सही है। लगाइए 23वां प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान के लिए भारतीय रुपया में शुरू किए गए विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाता के संदर्भ में विचार कीजिए। कोई भी विदेशी बैंक भारतीय अधिकृत डीलर बैंक के साथ आरबीआई की अनुमति के बिना SRVA जो विशेष रुपया वॉस्ट्रा जो खाता है वह खोल सकता है। SRVA विशेष रूप से IRN मतलब इंडियन रुपये की बात हो रही है, भारतीय रुपये में व्यापार निपटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो मुख्य रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं की आवश्यकता को छोड़ देता है। ये जो सर्विस है मतलब SRVA निपटान के लिए विनियम दर RBI द्वारा निश्चित की जाती हैं, ताकि व्यापार निपटानों में स्थिरता बनी रहे। बताइए कौन सा कथन यहाँ आपका सही दिया गया है? तो यह आपका ए में मतलब केवल एक कथन सही है। ठीक है, लगाइए बजट प्रस्ताव। बजट में प्रस्तावित समुद्री विकास कोष MDF का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्री उद्योगों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना, भारत के समुद्री क्षेत्र को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता और वित्तीय, तो आपका यही मिलेगा यहाँ पर बी विकल्प। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ड टोकनाइजेशन के संदर्भ में विचार कीजिए। टोकनाइजेशन का मतलब है असली कार्ड वितरण को एक अनोखे वैकल्पिक कोड टोकन में से बदलना, जो कार्ड टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस के विशेष संयोजन से जुड़ा हुआ है। टोकनाइजेशन टोकन को असली कार्ड विवरण में बदलने की प्रक्रिया की अनुमति देता है, जिसे डी टोकनाइजेशन कहा जाता है। तो बताइए कौन सा कथन यहाँ सही दिया गया है? तो वह आपका सी, दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में विचार कीजिए। एक अभिभावक लड़की के जन्म से लगा करके, अभिभावक जो है लड़की के जन्म से 10 वर्ष की उम्र तक सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते के लिए अधिकतम वार्षिक जमा जो है 2 लाख रुपए तक मतलब है, और खाता जो है खोलने की तारीख से 20 वर्षों बाद खाता परिपक्व होता है। लेकिन यदि खाता धारक परिपक्वता से पहले विवाह करता है तो पहले बंद करना भी संभव है। माता पिता प्रत्येक लड़की के लिए सुकन्या समृद्धि योजना तहत केवल एक खाता खोल सकते हैं। बताइए कौन सा से कथन सही है? तो यहाँ पर आपका बी यानी केवल 2 कथन सही है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, और यहाँ पर आपका वहाँ 1.5 है, 20 मतलब 2 नहीं है पूरा, सॉरी 20 बोलते मैंने, वहाँ पर 2 लाख नहीं है, 1.5 ही है, 1.5 लाख। और यहाँ पर आपका तीसरा सही है, चौथा भी गलत है। मैंने उस वक्त उत्तर में आई थिंक 2.20 ने बोल दिया था ना, हाँ नहीं 2 लाख। ठीक है, 2, सॉरी उसके लिए ना, क्षमा कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्थिक शब्दों में एक्सटर्नलिटी यानी कि बाह्य प्रभाव, बाहर से प्रभावित करने वाले क्या है जो, और वे बाजार के परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं? बताइए। एक आर्थिक गतिविधि के अनचाहे साइड इफेक्ट जो केवल लेन देन में शामिल व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। ऐसे लागत या लाभ जो तीसरे पक्ष को प्रभावित करते हैं और बाजार की कीमतों से
प्रतिबिंबित नहीं होते, जैसे बाजार की विफलता होती है। सकारात्मक प्रभाव जो हमेशा बाजार की कीमतों में प्रतिबिंबित होते हैं। बाजार के परिणामों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा लगाया गया नियम। बताइए कौन सा कथन जो कि सही है, जल्दी जवाब दीजिए सभी। तो बी है, बहुत बढ़िया। लगाइए 28वां प्रश्न सभी IMF के बारे में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 2024 में पाकिस्तान के लिए विस्तारित निधि सुविधा के अंतर्गत 37 महीनों की विस्तारित व्यवस्था को स्वीकृति दी, जिसकी राशि SDR में $5,320 मिलियन यानी कि लगभग 7 बिलियन जो US है। कारण विस्तारित निधि जो सुविधा विशेष रूप से उन देशों के लिए बनाई गई है जिन्हें संरचनात्मक कमजोरियों और मौलिक आर्थिक सुधार की आवश्यकता के कारण मध्यम और दीर्घकालिक भुगतान संतुलन की समस्या का सामना करना पड़ता है। बताएं कौन सा कथन और कारण जो है सही है कि नहीं है, क्या है। तो यहाँ पर एक कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी की जा रही है। 29वां प्रश्न लगाइए जल्दी। विश्व व्यापार संगठन WTO और इसकी मंत्री स्तरीय बैठकों के संदर्भ में विचार कीजिए। WTO का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन दिसंबर 1956 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था, जहां सिंगापुर मुद्दों की शुरुआत हुई, जिनमें निवेश प्रतिस्पर्धा, जिसमें नीति और व्यापार सुविधाएं जैसे विषय शामिल होते हैं। दूसरा, भारत ने 1995 में WTO की स्थापना के बाद से किसी WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन में की मेजबानी की है। बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। तो आपका ए पहला सही, दूसरा गलत है। लगाइए अगला प्रश्न 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड ने एम मित्रा प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि निवेशक निष्क्रिय या अप्रति दावा म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक और पुनः प्राप्त कर सके। मित्र प्लेटफॉर्म जो है निवेशकों को उनके भूले बिसरे या अनदेखे म्यूचुअल फंड निवेशों की पहचान और पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। साथ ही मौजूदा मानदंडों के अनुसार KYC को अपडेट करने में भी मदद करता है, जिससे निष्क्रिय फोलियो के प्रबंधन में सुधार हो सके। बताया कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। तो ये जो आपका है ए यानी कि पहला, ये दोनों सही है। ये यहाँ पर विकल्प गलत डाल दिए गए, सेबी के प्लेटफॉर्म मित्रा सही है। यहाँ केवल इतना बताना जो दोनों सही है, बाकी व्याख्या वगैरह करना, व्याख्या से बात नहीं है, यहाँ की व्याख्या हो रही है, बाकी सही है दोनों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है 31वां। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में गाम शब्द का क्या अर्थ है। एक साथ यात्रा करने वाले व्यापारियों का काफिला, एक प्रकार का बौद्ध मंदिर, एक गांव, एक जैसा छोटा स्थान, गांव जैसा छोटा स्थान या अस्थायी बस्ती, एक धार्मिक सभा या संधि। बताइए गांव का क्या अर्थ था। गाम तो गांव का अर्थ था डी यानी कि एक धार्मिक सभा या संधि, उसे गांव कहा जाता था। आगे चल के एक ग्राम बन गया है। बताइए कौन सा है। अगला प्रश्न लगाइए। कुषाण वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुषाण वंश भारत में पहला ऐसा वंश था जिसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसने रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। दूसरा, इसमें जो भीम कदफिस जो कुषाण है शासक थे, जिन्होंने स्वर्ण मुद्राओं के व्यापक उपयोग की शुरुआत की, जिससे भविष्य की भारतीय मुद्रा प्रणाली के लिए मिसाल कायम हुई। तीसरा है कनिष्क, कुषाणों के महान शासकों में से एक ने भारत और मध्य एशिया के कुछ क्षेत्रों पर शासन किया और उनके संरक्षण में टेक्सिला, पेशावर, मथुरा और कनिष्कपुरा जैसे स्थानों में उल्लेखनीय स्मारक बनवाए। बताया कौन सा कथन यहाँ सही दिया गया है जल्दी। तो यहाँ जो आपका दिया गया है, अच्छा सी दिया गया है। याद रखना तीनों कथन सही, तीनों गलत है। 3 गलत की बात की तो तीनों गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट थोड़ा ये सिस्टम लाइट गई थी तो लाइट में थोड़ा प्रॉब्लम खड़ी कर दी, क्षमा कीजिएगा थोड़ा। लगाए 33वां प्रश्न। वैदिक काल के दौरान वैदिक काल के दौरान जो भारत में महिलाओं का जो दृश्य था उसके ऊपर विचार कीजिए। महिलाओं के संदर्भ में विचार कीजिए। तो बौद्ध जो भिक्षुणियाँ जैसे मुक्ता, उभिरी और मेटिका ने अपने त्याग गए
त्यागे गए जीवन और पीड़ा की भावनाओं को संस्कृत में लिखे गए गीतों में व्यक्त किया। तीसरा, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है विकल्प में, ये पहला है और ये दूसरा है, ठीक है, इतना याद रखिएगा बस। यहाँ ऑप्शन गलत डाल दिया उन्होंने, केवल एक केवल दो, और यहाँ तीनों नहीं दोनों, और यहाँ कोई नहीं, यहाँ दोनों है केवल दोनों, ठीक है। देखिए, बौद्ध भिक्षुणी जो हो गया, आलवर महिला कवित्रियों जैसे कि अंडाल 6वीं शताब्दी ईस्वी में अपने गीतों के माध्यम से दिव्य प्रेम को व्यक्त करती थी। यहाँ इन्होंने एक जो विकल्प है वह गायब किया है, क्योंकि 3 विकल्प दिए गए थे इस प्रश्न में। खैर ठीक है, यहाँ थ्योरी में तीनों लिखे होंगे वैदिक काल की महिलाओं के बारे में। यहाँ पर सीधे दिया तीनों का जो मतलब दोनों कथन सही है, याद रखना यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, हमने जो दोनों की बात की आपको, इन्होंने छोड़ दिया ना, कोई बात नहीं, आप ये थ्योरी पढ़े इसमें आ जाएगा। आपके समक्ष एक बात याद रखना, यहाँ मैंने बोलता दोनों, तो यहाँ आपका दोनों सही है, ठीक है, यहाँ केवल एक केवल दो, यहाँ दोनों, ठीक है ना, ऐसे याद रखिए, 3 गलत है, दोनों आएगा। आ जाइए आगे, 34वां प्रश्न लगाइए। जल्दबाजी में से हो रहा, समय कम बच रहा ना। भारतीय पारंपरिक कला रूपों के संदर्भ में विचार कीजिए। लंजिया सोरा चित्रकला, जिसे इकोन्स या इडिताल भी कहा जाता है, ओडिशा की लांजिया सोरा जनजाति के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखती हैं और उनके सांस्कृतिक संरक्षण के प्रयासों का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को टोक्यो जापान में हुए मुलाकात के दौरान रोगन चित्रकला से सजी लकड़ी की नक्काशीदार डिब्बी भेंट की। रोमन चित्रकला गुजरात के कच्छ क्षेत्र जिले में प्रचलित हैं, जिसमें उबले हुए तेल और वनस्पति रंगों से चित्र बनाए जाते हैं। बताया कौन सा जो कथन है वह गलत है। तो यहाँ पर आपका डी, दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही सही है, आपसे गलत पूछा गया था यहाँ पर। लगाइए अगला प्रश्न। शारदा लिपि जो हिंदू देवी शारदा के नाम पर है, ये ऐतिहासिक रूप से संस्कृत और कश्मीरी लिखने के लिए विशेष किस क्षेत्र में प्रयोग होती थी? तो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भागों में, जिसमें कश्मीर और उसके आसपास का क्षेत्र भी शामिल है। पूरे भारत में, लेकिन केवल दक्षिण भारत तक सीमित थी, केवल अफगानिस्तान, केवल कश्मीर। बताइए कहाँ पर होती थी? तो ये जो मिलेगा आपको यहाँ पर बी विकल्प परफेक्ट है। लगाइए अगला, प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक आइस जो 7th के संदर्भ में विचार कीजिए। प्लास्टिक आइस 7th की जो इसकी जो पुष्टि है वह सबसे पहले न्यूट्रॉन स्कैटरिंग प्रयोगों के माध्यम से हुई, इसे हुई थी, और 2008 में इसकी भविष्यवाणी की गई थी। सामान्यतः बर्फ के विपरीत प्लास्टिक आइस जो 7 है कि जो संरचना कठोर होती है, लेकिन यह ठोस जाल में अणुओं को घूमने की अनुमति देती है। मतलब इसका ये है, सुन लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए इसको, ऐसा ठोस बना दिया और इसके अंदर भी अणुओं को घुसने की, इसमें घूमने की अनुमति होती है, ये बोलना चाह रहा कथन, ठीक है। और तीसरा, प्लास्टिक आइस जो 7 है तब बनता है जब दबाव 10 गीगापास्कल से अधिक तथा तापमान 300 केल्विन से ऊपर हो। तो यहाँ आपका बी, दोनों 2 कथन से आएगा, याद रखना। लगाइए अगला प्रश्न, 37वां। सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में विचार कीजिए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को एक प्रमुख बंगाली परिवार में हुआ था। वे दर्शन शास्त्र में अपनी अकादमिक श्रेष्ठता के लिए जाने जाते थे। दूसरा कथन है, सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त करने के बावजूद बोस ने ब्रिटिश सरकार के अधीन सेवा करना चुना और बाद में भारतीय कांग्रेस में एक प्रमुख नेता बने। तो यहाँ पर आपका ए पहला सही है, याद रखिएगा, क्योंकि उन्होंने, बोस ने उसका त्याग पत्र दिया था, याद रखिए, 4था स्थान लाए थे, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था, सेवा नहीं देना चाहिए थी ब्रिटिश के दिन। भारतीय नौसेना का एक जहाज सोमालिया और अदन की खाड़ी के तट के पास समुद्री डकैती विरोधी संचालन के लिए तैनात किया गया है। दूसरा, 28 जनवरी 2024 को INS सुमित्रा ने ईरानी झंडे वाला मछली पकड़ने वाला जहाज ईरान के अपहरण के संबंध में आए संकट संदेश का जवाब दिया। इसे समुद्री डाकुओं ने कब्जा कर लिया था और चालक दल को बंधक बना लिया था, उनसे छुड़वाने में मतलब किया, ऐसा कहना चाह रहा हूँ। तो बताइए, यहाँ पर दोनों सही है, याद रखिएगा। अभी ये घटना है 2024 की। पांडा कूटनीति के संदर्भ में विचार कीजिए। यह प्रथा तांग राजवंश के दौरान उत्पन्न हुई थी, लेकिन
20वीं और 21वीं सदी में इसका विशेष महत्व बढ़ा। हाल के दशकों में चीन ने मुख्य रूप से बिना किसी शर्त के पांडा उपहार स्वीकार किए हैं। तीसरा, आधुनिक पांडा कूटनीति में ऋण समझौते शामिल होते हैं जिनमें आर्थिक शुल्क और विदेशों में जन्मे संतानों की वापसी आवश्यक होती है। चीन पांडा कूटनीति का उपयोग एक सॉफ्ट पावर उपकरण के रूप में करता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बढ़ाई जा सके और अपनी वैश्विक छवि को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सके। बताए कौन सा कथन सही है? सी, यानी केवल 3 कथन सही है। आइए, होटन प्रेफेक्चर के संदर्भ में विचार कीजिए। होटन प्रेफेक्चर चीन के शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र के उत्तरी भाग में स्थित है और यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है। यह क्षेत्र अक्सर चीन से सीमा साझा करता है और चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर मार्ग के अलोंग स्थित है, मतलब उसके साइड में स्थित है वहां पर। बताइए कौन सा कथन सही है? तो यहां पर आपका भी सही है, याद रखना, दूसरा सही है। लगाइए, असहयोग आंदोलन और संबंधित घटनाओं के संदर्भ में विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, जन आंदोलन। एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता असहयोग आंदोलन का समर्थन करते थे, लेकिन आंतरिक पार्टी विवाद के कारण पीछे हट गए। बताए कौन सा जो कथन है वह सही है? तो यहां पर आपका ए पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, ब्रिटिश भारत के दौरान सन्यासी फकीर विद्रोह के संदर्भ में विचार कीजिए। दास नामी सन्यासी जो है, जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित और अद्वैत स्कूल के अनुयायी थे, के पास मजबूत शुष्क युद्ध कौशल परंपराएं थी और वे व्यापार व जमींदार में सक्रिय थे। दूसरा, मदरिया फकीर जो कि एक सूफी संप्रदाय से उत्पन्न हुए थे, मुगल काल में बिना किराए के जमीन रखते थे और सशस्त्र दस्ते बनाए रखते थे शस्त्र। तीसरा है, प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी अधिकार प्राप्त किए और तुरंत ही सन्यासियों और फकीरों को दिए गए धार्मिक जमीन स्वामित्व को वापस लेना शुरू कर दिए। बताइए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर बी को केवल 2 कथन सही है, याद रखना। आइए अगला प्रश्न लगाइए, बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। बंगाल के गवर्नर जनरल 1773 से 1785 वारेन हेस्टिंग के शासनकाल के संदर्भ में विचार कीजिए। उन्होंने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और कलकत्ता को बंगाल की राजधानी बनाया। उन्होंने बंगाल में रेतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली शुरू की। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान हिंदू और मुस्लिम कानूनों के संहिताकरण को बढ़ावा दिया। उन्होंने इस्लामी अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? तो सी, केवल 3 कथन सही है, याद रखिएगा। पूरा डिटेल लिखा, पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ से एक बार पढ़ लीजिएगा। 1920 के नागपुर अधिवेशन के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने असहयोग का प्रस्ताव पारित किया जिसमें पदों का त्याग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और कर न देने की कार्यवाही शामिल थी। कांग्रेस का उद्देश्य स्वराज प्राप्ति को क्रांतिकारी और अन्य सैन्य माध्यमों से प्राप्त करना बताया गया था। तो यहाँ पर आपका केवल एक है, क्योंकि अहिंसा की बात की गई थी, ना कि शांतिपूर्ण कार्य करना था। 18वीं सदी के दौरान कर्नाटक क्षेत्र और उससे जुड़े घटनाओं का कौन सा वर्णन सही है? मालाबार आता है। मालाबार तट एक ऐसा क्षेत्र जो 18वीं सदी भर पूरे यूरोपीय प्रभाव से स्वतंत्र रहा। दूसरा, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच एक क्षेत्र जिसमें मुगलों ने सीधे शासित किया। कोरोमंडल तट पर एक क्षेत्र जहां उत्तराधिकार विवादों ने ब्रिटिश और फ्रांसीसी हस्तक्षेप को संभव बनाया।
जो 1761 के बाद ब्रिटिश प्रभुत्व में समाप्त हुआ। डी, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत पूर्णतः एक क्षेत्र जिसे 1800 तक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रित करती थी। बताइए कौन सा यहाँ पर सही दिया गया है? तो आपका सी एकदम परफेक्ट है। लगाइए 46वां प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य में औद्योगिक गतिविधियों के संदर्भ में विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य के वस्त्र उद्योग स्थानीय कपास उत्पादन पर आधारित थी और इसमें बड़ी संख्या में कारीगर जैसे बुनकर और रंगकर्मी शामिल थे। तेल दबाना एक प्रमुख कृषि आधारित उद्योग था और तेल घरेलू और धार्मिक उपयोग के लिए पौधों एवं पशुओं दोनों से निकाला जाता था। बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? तो यहाँ पर ए पहला मतलब एक सही है, याद रखना पहला केवल। 47वां प्रश्न लगाए सभी जल्दी। दिल्ली सल्तनत काल के वास्तुकला के संदर्भ में विचार कीजिए। ट्रेबिएट शैली में छत को सहारा देने के लिए मेहराब और गुंबदों का उपयोग किया जाता था और निर्माण में स्तंभों का उपयोग भी कम किया जाता था। एक्चुअली पढ़ के है ना गला ही हो जाता, सूख जाता है। अर्कुएट शैली जिसमें मेहराब और गुंबद शामिल थे को सबसे पहले ममलूक सल्तनत के शासनकाल में पेश किया गया था। बताया कौन सा कथन जो कि सही है? तो यह है आपका बी। ठीक है, आइए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न। निम्नलिखित त्योहारों और रीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैसूर दरअसल एक 10 दिन का त्योहार है जो कर्नाटक में मनाया जाता है, जो नवरात्रि से शुरू होकर विजयदशमी पर समाप्त होता है और इसे वाडियार राज परिवार द्वारा संरक्षित किया जाता है। गौरी हब्बा गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले मनाया जाता है और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में देवी गौरी जो भगवान गणेश के माता हैं की पूजा की जाती है। बाथुकम्मा एक पुष्प उत्सव है जो मुख्यतः तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है और इसका समापन दुर्गा अष्टमी को होता है, जहाँ पुरुष अंतिम दिन के उत्सव के लिए फूल इकट्ठा करते हैं। बताइए कौन सा कथन सही है? यहाँ आपका सी यानी कि केवल 3 कथन सही है, याद रखिएगा। लगाइए 49वां प्रश्न। वेदांत के 3 दार्शनिक स्कूलों के संदर्भ में विचार करना है। अद्वैत वेदांत यह सिखाता है कि व्यक्तिगत आत्मा यानी अपनी खुद की आत्मा और अंतिम वास्तविकता यानी कि ब्रह्म एक ही है और भौतिक जगत माया यानी कि यह एक भ्रम है। दूसरा, द्वैत वेदांत यह मानता है कि व्यक्तिगत आत्मा यानी कि जीव, वहाँ पर व्यक्तिगत आत्मा को आत्मा माना है और यहाँ व्यक्तिगत आत्मा को जीव माना है और ब्रह्म में कोई भेद नहीं, भेद है और ब्रह्म में कोई भेद है और मुक्ति के लिए आत्मा साक्षात्कार का महत्व बताता है। बताइए कौन सा कथन जो कि सही वर्णन कर रहा है यहाँ पर वेदांतों के बारे में? तो यहाँ पर आपका ए पहला सही है, दूसरा असत्य है। वहाँ पर भक्ति की बात आती है, भक्ति मार्ग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से एक कथन भक्ति आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्वों के योगदान का सही वर्णन करता है? वल्लभ ने कृष्ण केंद्रित पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना की और शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन का प्रचार किया। सूरदास ने दक्षिण भारत में कृष्ण पूजा को लोकप्रिय बनाया और भगवत गीता पर टीका लिखी। मानव देव ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की और भगवत गीता पर ज्ञानेश्वर नामक टीका लिखी। बसव ने जो एक दार्शनिक और कवि थे, यहाँ पर वाचनास के माध्यम से सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया और शिव भक्ति के लिए इष्टलिंग हार की शुरुआत की। कौन सा कथन सही है? तो आपका ए पहला सही, याद रखिएगा। लगाइए 51वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा से एक मुख्य कारण है कि उपजाऊ क्रिसेंट को सभ्यता की जननी कहा जाता है? व्यापार मार्गों के लिए इसकी रणनीतिक स्थिति, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के वार्षिक बाढ़ के कारण उपजाऊ मिट्टी का होना, लौह और इस्पात निर्माण की खोज और
इसका प्रमुख धार्मिक महत्व है। बताइए कौन सा से कथन सही है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा बी विकल्प। परफेक्ट, क्लियर, समझ में आ रहा था। 52वां प्रश्न लगाइए। काराकोरम जो श्रृंखला के ग्लेशियर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, काराकोरम जो श्रृंखला है, यहाँ पर श्रृंखला ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, श्रृंखला ये ऐसा था, आधा श्र आता है और फिर ये से री आ जाती साथ में। श्रृंखला में हिमालय क्षेत्र के मुख्य के कुल ग्लेशियर से युक्त क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा है और यहाँ के ग्लेशियर दक्षिण और मध्य एशिया के जल प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिस्पर ग्लेशियर काराकोरम श्रृंखला का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि 49 किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। यह हिस्पर पास पर बियाफो ग्लेशियर से जुड़ा हुआ था है। तीसरा, खोर्डोग्पीन ग्लेशियर अपनी गैर सर्जिंग प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है और ऐसे क्षेत्र भूदृश्य परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बताइए कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही दिया गया है। तो वह है ए, 1 और 2 दोनों सही है। लगाइए अगला। हाल ही में म्यूचुअल फंडों के द्वारा रेपो दर के लिए मार्क टू मार्केट आधार पर मूल्यांकन शुरू किए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्राई पार्टी यानी कि तीसरी ट्राई पार्टी यानी कि तीसरी जो पार्टी उसकी बात करता है। ट्राई पार्टी रेपो में एक तीसरी पार्टी जिस एजेंट शामिल होता है जो उधारकर्ता और उधारदाता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है तथा संपार्श्विक चयन और निपटान जैसी सेवाओं को संभालता है। भारत में ट्राई पार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है ताकि सरकारी प्रतिभूतियों में रेपो लेन देन किया जा सके। बताइए कौन सा कथन जो कि है वह सही है। तो ये आपका ए है, याद रखिएगा। आइसोहेलाइन शब्द का समुद्र विज्ञान और जल विज्ञान का क्या अर्थ है। आइसोहेलाइन समान वर्षा वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा, समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा, समान धूप अवधि वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा, समान तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा। बताइए कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपका बी सही है। लगाइए अगला 55वां। मराठा और मुगल सेनाओं के संदर्भ में बारगी शब्द के संदर्भ में विचार कीजिए। बारगी शब्द उन घुड़सवार सैनिकों को संदर्भित करता है जो कि अपने नियोक्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए घोड़ों पर सवार होते हैं। मराठा घुड़सवार सेनाओं में केवल वे लोग बारगीर बन सकते हैं जो अपने खर्च पर घोड़ा और सैन्य पोशाक जुटा सकते हैं। बताए कौन सा जो कथन है वह सही है। यहाँ पर आपका ए पहला सही है, दूसरा गलत है। लगाइए 56वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधियों के संदर्भ में विचार करना है। वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर एक बाध्यकारी संधि है जो ओजोन घटाने वाले जो पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है। वाइल्ड एनिमल्स के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए स्थापित कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीच ऑफ वाइल्ड एनिमल्स CMS का उद्देश्य जो है राष्ट्रीय सीमाओं के पार करने वाले प्रवासी पक्षियों को के संरक्षण के लिए समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देना, यानी कि संतुलित सभी के साथ में जुड़ाव के साथ प्रयास करना। तो यहाँ पर बी सही है, दूसरा। लगाइए अगला। भारत में महिलाओं की उद्यमिता में भागीदारी के संदर्भ में विचार कीजिए। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज 2012 जिसे 2018 में संशोधित किया गया के तहत CPSES द्वारा वार्षिक खरीद का 50% महिला स्वामित्व वाली MSMEs में से होना अनिवार्य है। स्टार्टअप कम इंडिया के तहत फंड्स फॉर स्टार्टअप्स के 10,000 करोड़ रुपए के कोष में 10% राशि महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के माध्यम से आरक्षित हैं। बताइए कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपका बी यानी कि दूसरा सही है। लगाइए व्हिसल जो ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। अरे जो आपके
विशेल ब्लोअर जो होता है ना, ब्लॉक, उसकी बात कर रहे हैं, ब्लोअर, लोकायुक्त, लोकपाल, उनसे। 2014 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। याद कर लीजिए, आपको खुद को समझ में आ रहा होगा, मैंने हिंट दी, आपको खुद को समझ में आ रहा होगा। 2014 का समय, यह अधिनियम भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग या सार्वजनिक कर्मचारियों द्वारा मनमाने ढंग से मनमाने विवेक से प्रयोग को उजागर करने वाले व्हिसिल ब्लोअर को पीड़ित करने से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, अधिनियम के तहत व्हिसिल ब्लोअर की परिभाषा में केवल सरकारी अधिकारी शामिल हैं। व्हिसिल ब्लोअर अधिकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 के अंतर्गत प्रतिबंधित होते हुए भी सक्षम प्राधिकरण को सूचना दे सकते हैं। बताइए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपका डी यानी कि 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। लगाइए 59वां प्रश्न। भारत के विभिन्न सांविधिक बोर्डों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कॉफी बोर्ड वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसे कॉफी अधिनियम 1942 के तहत गठित किया गया था। रबर बोर्ड, जिसका नेतृत्व एक नियुक्त अध्यक्ष करते हैं, में 28 सदस्य होते हैं, जिनमें से रबर विनिर्माण उद्योग और रबर उगाने वाले क्षेत्रों में प्रतिनिधि शामिल होते हैं। टी बोर्ड, जो 1953 के टी अधिनियम के तहत बना, के कुल सदस्य 30 में होते हैं, जिनमें संसद सदस्य भी शामिल होते हैं जो चाय उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोयर बोर्ड, जो कोयर इंडस्ट्री अधिनियम 1953 के तहत स्थापित है, का मुख्यालय कोच्चि, केरल में स्थित है और यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। बताइए कौन सा कथन सही है? सारा अधिनियम बता दिए गए हैं, एक ही में 4 अधिनियम ले दिए गए हैं, तो आपका यहाँ पर डी यानी कि सभी चारों सही है, याद रखिएगा। कुल मिलाकर आपको रिकॉल करवाना था, चारों का एक ही मकसद था। परमाति एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम भारत संघ 2014 के मामले में संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में विचार कीजिए। कौन सा मामला सही? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया, बताइए जल्दी। प्रमाति के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाति एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय दिया कि बिना सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान अनुच्छेद 21A से मुक्त हैं, क्योंकि इसे लागू करना उनके संस्थानों में के प्रशासन के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 30 का उल्लंघन होगा। दूसरा कथन कह रहा है अनुच्छेद 19(1)C के तहत संघ या बाहरी या सहकारी बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार है। हालांकि ऐसी संस्थाओं या सोसाइटियों की सदस्यता संबंधित संगठन के नियमों के अधीन होती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल निजी संस्थाओं के खिलाफ भी किया जा सकता है यदि वे मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन हो। बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर आपका सी सही है, यानी कि केवल 3 कथन सही है, मतलब तीनों ही सही है, याद रखिएगा। 61वां प्रश्न, अनुमोदन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुमोदन विधेयक सरकार को भारत के एकीकृत निधि से धन निकासी का अधिकार देता है ताकि वह वित्तीय वर्ष के दौरान अपने खर्चों को पूरा कर सके। संविधान अनुच्छेद 114 के तहत के अनुसार सरकार केवल संसद की मंजूरी के बाद ही एकीकृत निधि से धन निकाल सकती है, संचित निधि से। तो ये आपका सी दोनों सही है। डबल 61 भैया जी, क्या बात है। 261 प्रश्न है आपके लिए, समझ रहे हैं? समझ रहे ना? ये 62वां प्रश्न है, ठीक है, लगाइए। जल चक्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, वैश्विक तापमान में वृद्धि के वायु 1 डिग्री वृद्धि पर लगभग 7% अधिक जल जो वाष्प धारण करने में सक्षम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक तीव्र वर्षा और लंबी अवधि के बाढ़ जोखिम को होते हैं। दूसरा दिया है यहाँ, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा है। रुकिए, पहला ये नहीं था, अरे गलत कर दिया मैंने। ये पहला है, ये दूसरा है। दूसरा है क्या बोल रहा है? शुष्क और अर्ध शुष्क
क्षेत्रों में तीव्र वर्षा के कारण मिट्टी में जल का तेजी से संचार हो जाता है, जिससे दीर्घकालिक मिट्टी की नमी में सुधार होता है। बताइए साहब कौन सा सही है? तो यहाँ पर ए पहला सही है। चलिए लगाइए 63वां। अब यहाँ सही है, वो प्रश्न क्रमांक गलत लिख गया था केवल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से उत्तर मेरुर शिलालेख के महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक है? चोल राजवंश के दौरान लिखा गया। चोल राजवंश के दौरान महिलाओं की सैन्य भूमिका का वर्णन करता है। यह स्थानीय शासन के लिए प्रारंभिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, जिनमें चुनाव प्रक्रिया शामिल, का विवरण देता है। यह वैकुंठ परमल मंदिर के निर्माण तकनीकों का वर्णन करता है। यह गुप्त राजवंश के राजा स्कंद गुप्त के सैन्य अभियानों की जानकारी प्रदान करता है। तो यहाँ आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है बताइए? तो यहाँ मिलेगा आपको बी, परफेक्ट है, बहुत मजेदार। लगाइए एक्सप्लोडर अनमेन्ड ग्राउंड व्हीकल यूजीवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूजीवी जिसे एक व्हीकल है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने IED निपटान और कमरे में हस्तक्षेप के लिए विकसित किया है। एक्सप्लोडर का उपयोग पारंपरिक और उप पारंपरिक दोनों प्रकार की युद्ध स्थितियों में होता है, जिसमें गुप्तचर कार्य, विस्फोटक पहुंचाना और शहरी युद्ध में हस्तक्षेप शामिल है। एक्सप्लोडर का उपयोग मेजर राज प्रसाद एक सैन्य कर्मचारी ने किया था और इसे भारतीय सेना द्वारा परीक्षण किया गया था, ना कि DRDO द्वारा। बताए कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो ये जो है आपका बी यानी केवल 2 कथन सही है, क्योंकि यहाँ कहा गया एक्सप्लोरर जो भारतीय सेना द्वारा इन हाउस विकसित किया गया था, ना कि DRDO द्वारा। तो पहला कथन गलत है। लगाइए। अरे यहाँ तो अगला प्रश्न दिख गया ए, कोई बात नहीं, 65 वाला ए है, यानी कि व्याख्या और कथन दोनों सही है। तो चलिए हो गया सो हो गया, एक बार पढ़ लीजिएगा आप इसको, जल्दबाजी में निकल गया हो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के जनरल रिसोर्सेज अकाउंट से संबंधित कौन सा कथन सही है? GRA मुख्य रूप से निम्न आय वाले लोग देशों जो को लंबी अवधि के वित्तीय समर्थन के लिए उपयोग किया जाता है, जो भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। स्टैंड बाय अरेंजमेंट GRA के अंतर्गत एक अल्पकालिक ऋण उपकरण है जो उन देशों के लिए डिजाइन किया गया जो कि भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। बताए कौन सा कथन जो कि सही है? जल्दी जवाब दीजिए सभी। तो यहाँ आपका मिलेगा बी सही है। लगाइए 67वां प्रश्न। सब्सिडी और सरकारी व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में सबसे बड़ा सब्सिडी हिस्सा उर्वरक सब्सिडी का है, जिसके बाद खाद्य सब्सिडी आती है। केंद्र सरकार के व्यय में पूर्व के उधार पर ब्याज भुगतान सबसे बड़ा व्यय है, जो रक्षा व्यय और सब्सिडी व्यय दोनों से अधिक है। बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? यहाँ पर आपका बी क्लियरली सही है। उधारी हमारे पास ज़्यादा है तो उसको चुकाने में भी तो ज़्यादा खर्च होगा। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम अर्का और अरुणिका के संदर्भ में विचार कीजिए। अर्का और अरुणिका एक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2024 में किया था और इन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अधिकृत किया गया था। यह सिस्टम सामान्य प्रयोजन के लिए डिजाइन किए गए हैं और मौसम व जलवायु संसाधन के लिए विशेष नहीं है। अर्का और अरुणिका की कुल कंप्यूटेशनल क्षमता 22 पेटा फ्लॉप्स हैं, जो पहले के 6.8 पेटा फ्लॉप्स से महत्वपूर्ण वृद्धि को मानता है। बताइए कौन सा सही है? तो बी केवल 2 कथन 3 में से 2 है। ठीक है, दूसरा लगाइए अगला 69 लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा बसीन की संधि का प्रत्यक्ष प्रमाण था? बाजीराव सेकंड मराठा संप्रभुता और शक्ति को पुनः स्थापित करने में सक्षम न हुए। मराठा महासंघ में ब्रिटिश और अन्य भारतीय शासकों के खिलाफ अपनी मजबूती स्थिति हुई। बाजीराव सेकंड ने ब्रिटिश अधीनता स्वीकार की और मराठा क्षेत्रों में ब्रिटिश सैनिकों के ठहरने की अनुमति दी। मराठा महासंघ ने ब्रिटिश आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोक दिया, जिससे दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत नहीं हुई। बताइए कौन सा कथन मतलब ये सही दे रहा है बेसन का? तो सी
सही है, याद रखिएगा। लगाइए अगला प्रश्न 70वां, जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की विशेषताओं को सही रूप में दर्शाता है? रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है और उनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम। गामा किरणें की आवृत्ति ऊर्जा सबसे अधिक होती है। एक्सरे की आवृत्ति और ऊर्जा जो रेडियो तरंगों में कमी होती है। और डी में दिया है दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, और पराबैंगनी किरणें, यूवी किरणें और अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड किरणों के बीच आता है। इसमें वर्णक्रम में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। बताइए कौन सा सही है, दर्शा रहा है यहाँ पर वर्णन। तो यह आपका बी विकल्प सही है। एक्सरे की आवृत्ति ऊर्जा और रेडियो तरंगों को दिखाने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लगाइए 71वां। पीएम कुसुम योजना जो कि 2019 में शुरू की गई थी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य है कृषि मशीनरी में जैव ईंधन बायोफ्यूल के उपयोग को बढ़ावा देना, किसानों के लिए सौर पंप और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके सौर आधारित सिंचाई को बढ़ावा देना, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली प्रदान करना, हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में कोयला आधारित बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना। अच्छा, सी तो नहीं लगाओगे ना आप? कोई सी तो नहीं लगाओगे ना, क्योंकि सी में ऐसा सरकार करेगी नहीं अभी जो सरकार में प्रेजेंटली। तो बी विकल्प सही है सौर ऊर्जा के लिए। संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीनों संगम मदुरै नगर में चोल शासकों के संरक्षण में आयोजित किए गए थे। संगम साहित्य के कथात्मक ग्रंथों जिन्हें मेलगणुणक्कु कहा जाता है में प्रायः वीरों की महिमा, लगातार युद्ध और मवेशियों की लूट का वर्णन होता है, जो मुख्यतः पशुपालन प्रधान समाज को दर्शाता है। बताइए कौन सा जो कथन है वह सही है? तो यहाँ पर बी यानी कि केवल दूसरा सही है। जो संगम की परंपरा पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित की गई थी, ना कि चोल के। ठीक है, और मदुरै से जुड़े थे ये, पर ये एक ही नगर तक सीमित नहीं थे, दक्षिण मदुरै तक भी गए थे। लगाइए अगला प्रश्न। मधुमक्खियों की भूमिकाएं और उनका पारिस्थितिक तंत्र और कृषि पर प्रभाव के संदर्भ में विचार करें। मधुमक्खियों की संख्या में गिरावट से सेब, बादाम और कॉफी जैसे फसलों की जो कृषि उपज में भारी कमी आ सकती है। तितलियां और बीटल जैसी अन्य परागणकर्ता मधुमक्खियों की आबादी के नुकसान की जगह जल्दी और पूरी तरह से ले सकते हैं। मधुमक्खियां विभिन्न जीवों जैसे कि पक्षियों और स्तनधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। बताइए जल्दी से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपका बी यानी कि दो कथन सही है। लगाइए अगला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 55वीं जीएसटी परिषद की दिसंबर 2024 की बैठक के संदर्भ में 45 राइट कर्नेल्स FRK पर जीएसटी दर 5% कर दी गई और जीन थेरेपी की जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया। वाउचर से संबंधित लेनदेन को जीएसटी दायरे के अंतर्गत वस्तु एवं या सेवा की कर योग्य आपूर्ति माना जा सकता है। बताइए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपका बी सही है, दूसरा। लगाइए अगला प्रश्न। भारत में प्रतिनिधि विधि के संदर्भ में विचार कीजिए। प्रतिनिधि विधि का स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में उल्लेख है। प्रतिनिधि विधि का मुख्य कारण संसद को तकनीकी और समय साध्य विधायी विवरणों से बोझिल होने से बचना है। बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही वर्णन कर रहा है? तो सी यानी कि दोनों कथन सही वर्णन कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति के पुनर्विचार और विधायी मामलों के संबंध में शक्तियों के संदर्भ में विचार करें। 74वां जो कि अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को अपने सुझाव पर पुनर्विचार करने का निर्देश दे सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को उसी सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए किसी भी विधेयक को वापस भेज सकते हैं जिसमें
वित्त विधेयक और संवैधानिक संशोधन भी विधेयक भी शामिल हैं। बताएं कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, क्योंकि भैया वित्त विधेयक और इसको तो वापस नहीं भेजेंगे ना पुनर्विचार के लिए, वो तो कंपलसरी है साइन करना। ग्लोबल मीथेन प्लेज नहीं है, प्लेज है। और मीथेन के जलवायु परिवर्तन के में भूमिका के संदर्भ में विचार कीजिए। ग्लोबल मीथेन प्लेज को COP 26 में सम्मेलन में 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य 2030 तक 2020 के स्तरों की तुलना में मीथेन उत्सर्जन को 50% कम करना। भारत, चीन, रूस ने उन देशों में शामिल है जिन्होंने ग्लोबल मीथेन प्लेज पर हस्ताक्षर नहीं किए। बताइए कौन सा कथन सही है? तो बी याद रखना, भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। लगाइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दावा यानी कि कथन, महात्मा गांधी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की ताकि स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार की पुष्टि को हो सके बिना व्यापक हिंसा को भड़काएं। कारण, व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के प्रति राष्ट्रीय असंतोष व्यक्त करना, द्वितीय विश्व युद्ध में असहमति दिखाना और कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से स्वीकार करने का अवसर ब्रिटिश सरकार को देना था। बताइए कौन सा कथन जो कि सही व्याख्या कर रहा है? तो यहाँ पर ए यानी कथन और कारण दोनों सही, और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। लगाइए अगला प्रश्न 80वां, जल्दी। सिंधु घाटी सभ्यता IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख स्थलों के संदर्भ में विचार कीजिए। हड़प्पा होता है, हड़प्पा होता है, हड़प्पा र नहीं होता है, ड होता है, ठीक है। हड़प्पा जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खुदाई स्थल था और यह नदी रावी के किनारे स्थित है। जरा सोचिए, पाकिस्तान के बच्चे पढ़ते होंगे, हमारी तरह वो पढ़ते तो होंगे ना, वहां की किताबों में क्या उसका इतिहास लिखा होगा? सोचिए, सोचने की बात है। और अगर इतिहास लिखा होगा तो बोला होगा कि 1947 से पहले पाकिस्तान था ही नहीं, 1940 में पाकिस्तान शब्द का जन्म हुआ। जरा सोचिए कितना बड़ा इतिहास है। मतलब कि 2040 में पाकिस्तान यह वर्ष मनाएगा कि पाकिस्तान शब्द को जन्म हुए 100 साल पूरे हो गए। सोच रहे हैं? वहां का इतिहास पढ़ते हैं, सोचते हैं तो भारत का इतिहास, हम उसका क्यों इतिहास पढ़ रहे हैं? बच्चे भी सोचते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा ही नहीं होगा अपना इतिहास। लिखे क्या है ही नहीं तो क्या लिखेंगे? मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो है, ठीक है, दड़ो, जिसकी खुदाई 1920 के दशक की शुरुआत में हुई थी, गुजरात भारत में स्थित है और इसका खोजकर्ता SR राव था। बताइए कौन सा कथन सही है? जल्दी जवाब दीजिए। तो यहां आपको देखने को मिलेगा ए, हड़प्पा के बारे में केवल कथन एक है, दूसरा जो कि है वह गलत है, क्योंकि इसकी खुदाई 1922 में मोहनजोदड़ो की और RD बनर्जी के द्वारा की गई थी, ना कि SR राव के द्वारा। ओके, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 81वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 81 लगाए जल्दी, फास्ट लगाइए। 81वां प्रश्न, व्यापार चक्र के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, डिप्रेशन को एक लंबी आर्थिक मंदी, व्यापक बेरोजगारी, डिप्रेशन जो उसकी बात कर रहा है, और आर्थिक संकेतकों में महत्वपूर्ण गिरावट में से पहचाना जाता है और यह आमतौर पर मंदी से अधिक गहरा होता है। रिकवरी चरण में समग्र मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, मजदूरी और मुद्रास्फीति बढ़ती है, जिससे उधार लेना सस्ता हो सकता है और इस सरकारें आमतौर पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर और कर राहत देकर रिकवरी को प्रोत्साहित कर सकती है। तीसरा, बूम वह चरण है जहां आपूर्ति मांग में केवल मांग से अधिक होती है, जिससे मुद्रास्फीति का दबाव और अर्थव्यवस्था के अधिक गर्म होने का खतरा हो जाता है। बताया कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपका बी सही है।
बी यानी केवल 2, याद रखिएगा। 73वां और 74वें संविधान संशोधन के बारे में बात की थी। 73वां संविधान संशोधन भाग 9 के तहत पंचायती राज व्यवस्था पंचम अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है, लेकिन पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1956 इन क्षेत्रों में स्वशासन प्रदान करता है। अनुच्छेद 343 ZC1 में कहा गया है कि भाग 9 ए के प्रावधान जो पंचम सूची मतलब 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों पर तब तक लागू नहीं होते हैं जब तक संसद उनकी लागू करने में कोई प्रावधान नहीं बनाती। अनुच्छेद 243 I के तहत वित्तीय आयोग का कार्य हर 5 वर्षों में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और सिफारिश करना है। बताया कौन सा कथन सही है? तो यहाँ आपका C यानी तीनों कथन सही है। लगाइए अगला प्रश्न। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान स्थानीय निकायों के विकास के संदर्भ में विचार कीजिए। स्थानीय निकायों की शुरुआत सबसे पहले 1864 से 1868 के बीच हुई, लेकिन वे मुख्यतः नामांकित सदस्यों से बने थे और इनके प्रमुख जिला मजिस्ट्रेट होते थे। मेयो का प्रस्ताव 1870 ने स्थानीय वित्त पर जोर दिया और प्रांतीय सरकारों को बजट संतुलन के लिए स्थानीय कर लगाने का अधिकार दिया। बताया कौन सा कथन जो कि सही है? तो वह है आपका C यानी कि दोनों। लगाइए अगला प्रश्न। भारत में 2022-23 के दौरान विभिन्न फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज के संदर्भ में विचार कीजिए। गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज चावल से अधिक थी, मूंगफली की प्रति हेक्टेयर उपज दालों से अधिक थी, चावल की प्रति हेक्टेयर उपज उल्लेखित फसलों में सबसे अधिक थी। बताए कौन सा कथन जो कि सही है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा B यानी केवल 2। लगाइए अगला 85वां प्रश्न। पुनर्योजी कृषि के संदर्भ में विचार कीजिए। कवर क्रॉपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि मुख्य फसलें नहीं उग रही होती तब मिट्टी की रक्षा और उसकी उर्वरता बढ़ाने में मदद करती है। कमजोर मिट्टी की अवसंरचना को बनाए रखता है, सूक्ष्म जीव गतिविधियां को बढ़ाता है और साथ ही जल धारण क्षमता में को भी कम करता है। बताया कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर आपका A पहला सही है, दूसरा गलत है। 86वां प्रश्न लगाइए। सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप जो कॉन्फ्रेंस है के SFTLC के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य 2034 तक बाघ संरक्षण के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड जुटाना है। टाइगर कंजर्वेशन कोएलिशन TCC में केवल सरकारी संगठनों और बाघ संरक्षण पर केंद्रित निकायों को शामिल किया गया है। बताया कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो वह मिलेगा आपको A पहला सही है, दूसरा तो यही गलत दिख रहा था, केवल सही। लगाइए अगला प्रश्न। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय रेल इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय रेलवे ने रेलवे के निर्माण और संचालन की शुरुआत में इसे निजी कंपनियों को सौंप दी गई थी, जिसके निवेशित पूंजी पर भारत सरकार ने न्यूनतम 5% रिटर्न की गारंटी दी और निजी कंपनियों को सरकार द्वारा दी गई 5% पूंजी रिटर्न की गारंटी रेलवे लाइनों की लाभप्रदता पर निर्भर थी कि कितना लाभ कमाओगे उसके अनुसार। बताया कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपका A पहला सही है। लगाइए अगला कथन और कारण दिया गया। तो कथन कह रहा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, मतलब अपना जो DNA उसमें एक्स्ट्रा हो रहा। एक कोशिका के नाभिक में रेखित क्रोमोसोम से बाहर वृत्ताकार DNA के रूप में मौजूद होता है और स्वतंत्र रूप से प्रतिकृत हो सकता है। कारण एक्सटर्नल DNA पारंपरिक मेंडेलियन उत्तराधिकार का पालन नहीं करता है और यह आनुवंशिक अस्थिरता में योगदान देता है, जो कैंसर के विकास और प्रगति साथ ही दवा प्रतिरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए कौन सा कथन, मतलब दोनों में से कथन और कारण दोनों सही है क्या, या व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और क्या है सारी बातें। तो यहाँ पर A व्याख्या भी कर रहा है, कारण और सही भी है, दोनों सही भी है और दोनों एक दूसरे के जुड़े हुए भी हैं। कथन की व्याख्या कारण कर ही रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा किए गए जो पॉप्स पर वैश्विक अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य निष्कर्ष है? मानव दूध के नमूनों में डीडीटी के उपयोग में वृद्धि। 2004 में नियामक कार्यवाहियों के कारण 12 पॉप्स के उपयोग में कमी। प्रतिस्थापन पॉप्स का पर्यावरण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होता। पॉप्स आसानी से जैव अपघटित हो जाते हैं और पर्यावरण में जल्दी टूट जाते हैं। बताइए कौन सा निष्कर्ष निकलेगा? तो ये जो निकल रहा है आपका 20 सटीक है, जो 2004 वाला है। लगाइए अगला प्रश्न। ब्लॉकचेन तकनीक में 51% अटैक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 51% अटैक मुख्यतः प्रूफ सॉरी माफ कीजिए, अटैक मुख्यतः प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन को लक्षित करता है। छोटे क्रिप्टो करेंसी जिनकी माइनिंग पावर कम होती है वे 51% अटैक के प्रति अधिक संवेदनशील है। 51% अटैक केवल नई लेन देन को रोक सकता है, लेकिन किसी भी मौजूदा लेन देन को उलट नहीं सकता। बिटकॉइन ने अपनी भारी हैशिंग पावर के कारण कई बड़े 51% अटैकों का सामना किया है। बताइए कौन सा कथन यहाँ सही दिया गया है? तो आपका बी सही दिया गया है। लगाइए अगला। संदर्भ में जलवाहक योजना के संदर्भ में बात करनी है। जलवाहक योजना जो 2024 में शुरू की गई, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें। जलवाहक योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय जलवायु मार्ग 1, 2 और 16 पर लंबी दूरी के माल परिवहन को बढ़ावा देना और जिसमें भारत और बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग भी शामिल है। जलवाहक योजना के तहत माल मालिकों को केवल तभी प्रोत्साहन मिलता है जब वे केवल भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के स्वामित्व वाले जहाज़ों का उपयोग करते हैं। बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो वह है ए, पहला। लगाइए अगला प्रश्न। जो भारत के प्रमुख भूवैज्ञानिक तंत्र निम्नलिखित में से कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके संदर्भ में आर्कियन चट्टानी तंत्र भारतीय प्रायद्वीपीय ढाल की नींव बनाता है और मुख्य रूप से प्राचीन अग्निश और स्किप्ट चट्टानों से बना है। धारवार चट्टानी तंत्र प्राचीन अपरिवर्तित तलछटी चट्टानों से बना है, जो मुख्यतः केवल कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। बताया कौन सा कथन सही है? तो आपका ए यानी कि पहला कथन सही है। लगाइए अगला। भारत में इको मार्क प्रमाणन के संदर्भ में विचार कीजिए। इको मार्क प्रमाणन केवल जैव विघटनशील उत्पादों को दिया जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB इको मार्क प्रमाणन के लिए आवेदन मूल्यांकन करने का लिए जिम्मेदार है। इको मार्क प्रमाणन की वैधता जारी करने की तारीख 5 वर्ष की होती है। बताए कौन सा कथन जो कि सही गलत है? सॉरी गलत कथन है। तो बी यानी कि 2 कथन गलत हैं। लगाइए 94वां प्रश्न। भारत नेट परियोजना के संदर्भ विचार कीजिए। भारत नेट परियोजना 3 चरणों में लागू किया जा रहा है और तीसरा चरण जो कि फेज 3 है वह ग्रामीण ग्राम बैंड नेटवर्क मतलब गांवों के साथ जोड़ने की बात करें कि भविष्य के लिए 5G तकनीकों को एकीकृत करने पर केंद्रित है। यह परियोजना भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BSNL होना चाहिए ना द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी SPV है। बताइए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपका ए सही है, याद रखना। ठीक है। 95वां प्रश्न लगाइए जल्दी फास्ट। सामाजिक आर्थिक स्थिति के संदर्भ में ऋग्वैदिक लोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वैदिक लोगों के पास कृषि का ज्ञान था। ऋग्वैदिक लोगों के पास कृषि का ज्ञान था जिसमें हल यानी हल का उपयोग और मौसमी बदलाव की समझ को शामिल किया जाता था। गायों को प्रमुख संपत्ति माना जाता था और युद्ध मुख्यतः गायों के अधिग्रहण के लिए लड़े जाते थे। बताए कौन सा कथन यहाँ हमारा सही दिया गया है? तो वह दिया गया आपका सी। लगाइए 95वां प्रश्न फिर डबल है। 95वां डबल है। 96वां प्रश्न है। लगाइए 96 96 लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सी पहल भारत द्वारा शुरू की गई है? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP
और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और बी, ऑप्शन बी है बी 1 ट्रिलियन ट्रीज एशियाटिक और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव और हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। बताए कौन सा कथन सही है? तो यह है जो आपका ए सही है। लगाइए अगला 96 नहीं 97 आएगा। समुद्री घास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समुद्री घास केवल उष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुपस्थित होती है। समुद्री घास फूलने वाले पौधे होते हैं, समुद्री शैवाल नहीं, और ये स्थलीय पौधों के निकट संबंधित होते हैं। समुद्री घास के मैदान विश्व के सबसे उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है, जो कि कई प्रकार के समुद्री जीवों को आवास प्रदान करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन आपका यहाँ सही दिया गया है? विचार कीजिए और बताइए जल्दी। तो ये जो आपका बी यानी कि 2 कथन सही दिए गए। लगाइए 98, देखिए आ गया ना, यहाँ पर 96, 97 गायब, 98 आ गया, मतलब वही 97। एक प्रश्न आगे पीछे हुआ था क्रमांक। लगाइए एक उच्च उच्चता वाला दलदली इलाका है जो ब्लैक नेक्ड क्रेन के प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा, यह जो क्षेत्र है अत्यंत शीतल मरुस्थलीय स्थितियों और अधिकांश वर्ष के लिए जमने मतलब लगातार बने रहने वाला, बर्फ की तरह जमने वाली तापमान वाली जगह में होती है। बताए कौन सा कथन सही है? कुछ अटपटा नहीं लग रहा आपको क्वेश्चन? ये दोनों सही है, लेकिन क्योंकि आपने मरुस्थलीय वाला क्षेत्र है, शीत वाला, जहां बर्फ जमी हो, बर्फ वाला बर्फीला। 99 प्रश्न लगाइए। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वतों और उनके सही स्थानों के संदर्भ में विचार कीजिए। माउंट स्पर रूस में स्थित है और एलिशियन ज्वालामुखी चेन का हिस्सा है। माउंट लेवोटिबी इंडोनेशिया में स्थित है और यह 2 ज्वालामुखी शिखरों से बना है। माउंट इरेबस जो अपने लगातार लावा झील के लिए जाना जाता है, अंटार्कटिका में स्थित है। माउंट कनालाओन एक अत्यंत सक्रिय ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। बताइए कौन सा कथन सही है? स्थान और दिया है, तो यहाँ पर आपका सी यानी केवल 3 सही है। आगे देखिए, माउंट स्पर अलास्का अमेरिका में है, ना कि रूस में, याद रखना। 100वां और अंतिम प्रश्न, अर्थव्यवस्था में निवेश के प्रकारों के संदर्भ में विचार कीजिए। प्रेरित निवेश आय स्तरों और आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन होता है, जिसमें यह चक्रानुक्रमणीय बनता है, मतलब चक्र की भांति ऐसे चलता रहता है। ऐसे स्वायत्त निवेश वर्तमान आय प्रवृत्तियों से काफी हद तक अप्रभावित रहता है और यह लाभ की बजाय रणनीतिक या सामाजिक विचारों से प्रेरित होता है। जवाब दीजिए कौन सा सही है? तो ये मिलेगा आपको सी, यानी कि दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे लगभग, हमने जो 10 पूरी जो अंतिम प्रहार में आपसे वादा किया था 10 दिन में 10 क्लास देंगे, 10 दिन की 10 क्लास आपको दे दी गई है पूर्णतः। याद रखिएगा, आपको 10 क्लासेस में पूरे प्रश्न भी करवाए हैं, जरूरत पड़े 200 भी करवाए हैं, लेकिन आपको पूरे प्रश्न करवाने की भी कोशिश की गई है। और यहाँ से आपको इतना बोल रहा हूँ मैं कि ये जो प्रश्न आपने किए 10 दिन की जो 10 क्लासेस की है, इन 10 क्लासेस में से आप अपनी एग्जाम में 80 से 90 प्रश्न आप देखेंगे और अप्रत्यक्ष रूप से भी अगर जोड़ लिया जाए इसमें, तो आपको और भी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हो जाइए तैयार पेपर के लिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को मेरी ओर से, और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा पेपर लगा पाएंगे। जैसे पेपर हो जाए हमें आप इन्फॉर्म करिएगा, पेपर की फ़ोटो भेजिएगा, ताकि हम आपको उसका सटीक आंसर की प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा आज का सेशन, और बहुत जल्द आपके साथ नई शुरुआत के साथ नई साल की नई शुरुआत करेंगे बिल्कुल 0 से। और
नए तरीके से करवाएंगे अब फिर से, और आपको लिए अगले सेशन के लिए भी जुड़ने के लिए आप कम से कम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और अपने साथियों को इसकी लिंक अवश्य शेयर कीजिए। और उम्मीद करेंगे कि आप सभी कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा सेशन। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।